हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास हम अपने एक नए ब्रांच की शुरुआत करेंगे जो अपना होम साइंस सब्जेक्ट है। और हम सभी जो है अपने टीचिंग एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए अपने सिलेबस का जो है शॉर्ट नोट्स कवर कर रहे थे और उसमें से हमने अपने 3 ब्रांच को कवर कर लिया है। उसके क्लासेस एक सीक्वेंस से अपलोड कर दी गई हैं और उसके साथ ही साथ उसके रिवाइज करने के लिए शॉर्ट में ही आपके लिए महा मैराथन की क्लास भी प्रोवाइड की गई है। और अपने जो स्टूडेंट हैं जो कंटिन्यू इस चैनल पे बने हुए हैं, इस क्लास में रह कर के हमारे साथ जुड़कर अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं और वो अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप सभी जो है इसी प्रकार से अपनी क्लासेस को कंटिन्यू बनाए रखेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखेंगे। एग्ज़ाम जो था वो टल चुका है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये डेट फिक्स नहीं है कि कब आपका एग्ज़ाम हो जाए टीजीटी का। इसलिए देर नहीं करना है, अपनी तैयारी को आपको कंटिन्यू बनाए रखना है। और इसके साथ ही साथ जो नेट के स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम भी डेट आ चुकी है, वो भी अपनी तैयारी कंटिन्यू बनाए रखे हैं। इसी के साथ में आपको बता दें कि झारखंड की जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है और अदर स्टेट में भी वेस्ट बंगाल का देखिए वैकेंसी आ गई है। और इसके साथ ही साथ जो भी आपका टीजीटी का किसी भी स्टेट का अगर वो है एग्ज़ाम टीचिंग का, तो आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं करना चाहिए। जो भी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है उसको आप सीक्वेंस से पढ़ते जाइए। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें, जैसे ही इस टीजीटी का जो यूपी का एग्ज़ाम है, ये जैसे ही सिलेबस को हम कवर कर लेते हैं, इसको भी आप लोग पढ़ते रहिए। क्योंकि टीजीटी का एग्ज़ाम जो है, टीजीटी का सिलेबस, पीजीटी का सिलेबस हर स्टेट में लगभग उसी तरह से रहता है, लेकिन जो पोर्शन आपका अलग से, जो टॉपिक अलग से दिया गया है सिलेबस में, उन सबको अलग से क्लास में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपका होम साइंस का ब्रांच है, उस होम साइंस के मुख्य जो किताबें हैं, पहले उनका रिवाइज जो करवाया जा रहा है आप लोग को शॉर्ट में, पहले उसको आप लोग कवर कर लीजिए। जो टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग बचते हैं उसको अलग से कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। इसमें है आपका जो टेक्सटाइल है। पिछले क्लासों में हमने अपने होम मैनेजमेंट को, एक्सटेंशन एजुकेशन को और फिर चाइल्ड डेवलपमेंट का जो है, इन 3 ब्रांचों को कवर कर लिया गया है। आज की जो क्लास होगी आपकी, वो शुरुआत होगी किसकी? टेक्सटाइल की, यानी कि वस्त्र विज्ञान की। वस्त्र विज्ञान क्या है, इसका इतिहास शुरुआत से क्या रहा है, किस सीक्वेंस में रह करके इसके क्लासेस को अटेंड करते हैं, किस प्रकार से आप इसके बेस को पहले मजबूत करते हैं। और किसी भी सिलेबस को पढ़ने से पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप उसके जो है एक मेथड को, पहले उसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि पूरे में आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं अपने सिलेबस में। तो एक सीक्वेंस से आप इस क्लास में बढ़ते जाएंगे और उसको जो भी आपको क्लास में बताया जाए आप उसको रिवाइज करते जाइए। और स्टूडेंट्स का कमेंट आता है कि आपको अलग से पीडीएफ प्रोवाइड किया जाए, लेकिन मेरा मानना ये है कि पूरे साल आप लोग अगर टीचर बनने जा रहे हैं तो आप जो है नॉर्मल तो नहीं होंगे, आप अपने सब्जेक्ट को पढ़े ज़रूर होंगे। लेकिन इसी के साथ ही साथ आपको बता दें, आप चाहे जो भी पढ़ाई किए हैं, जो भी अपना नोट्स बनाए हैं या फिर नहीं भी बनाए हैं, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए ये क्लास आपको दी जा रही है। आप पीडीएफ के चक्कर में ना पढ़िए, बल्कि यहाँ जो पढ़ाया जाए आप उसको ध्यान से समझिए और अपने नोट्स को स्वयं से तैयार करिए। क्योंकि यहाँ पे जो मोटी मोटी आपकी बुक्स हैं उन सबको शॉर्ट में करके बता दिया गया है, सिर्फ उसी पॉइंट को कवर किया गया है जो हर बार आपके एग्ज़ाम में आता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। इसलिए आप लोग पॉइंट टू पॉइंट एक सीक्वेंस से समझते जाइए, कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। जो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और आपके जो मेन बुक हैं आप वहाँ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कहीं से भी आप इस जो नोट्स है उसको अलग नहीं पाएंगे। सिर्फ इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको शॉर्ट में कोई चीज़ एग्ज़ाम से पहले रिवीजन के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपको हम बता दें कि जो क्लास है
अगर आप इस चैनल पे, आपके इस ज्योति एकेडमी प्लेटफॉर्म पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी लोग जो है अपनी टीचिंग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सके। ठीक है, और आप लोग को बार बार बताया जाता है किसी भी पॉइंट में कहीं पर भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। और कुछ स्टूडेंट का ये कमेंट आता है कि जो क्लास है आपकी, उस क्लास की जो क्वालिटी है वीडियो की वो थोड़ी सी स्लो है, यानी कि जो क्वालिटी उसकी है वो कम है। तो आप अपनी क्वालिटी को अपने पास से ही, अपनी क्लासेस में अपने मोबाइल से ही उसको क्वालिटी को बढ़ा करके आप उस क्लास को ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, अपना फीडबैक आप क्लास में देते रहिएगा कि क्लासेस आपको कैसी लग रही है, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करते रहिएगा, क्योंकि जैसा ही स्टूडेंट का सपोर्ट रहता है उसी अकॉर्डिंग टीचर पढ़ाने में भी वो उसे अच्छा लगता है। ढेर सारे समय से स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि टेक्सटाइल की क्लासेस प्रोवाइड की जाए, तो जैसे ही हमने अपने चाइल्ड डेवलपमेंट के ब्रांच को कवर किया, तुरंत हम आप लोग के टेक्सटाइल ब्रांच की क्लास लेकर आए हैं। चलिए देर ना करते हुए अपनी क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो क्लास जो है आपकी वो है किसकी? टेक्सटाइल की। तो अब आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आखिरकार टेक्सटाइल क्या होता है। नाम सुने हैं आप लोग, अपने शरीर को ढकने के लिए, अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप कपड़े का प्रयोग करते हैं। आपके दिमाग में ये चीज़ें आए होगा कि जीव जंतु जो है, जानवर हैं, वो लोग कपड़े तो नहीं पहनते हैं, मानव जाति जो है वही कपड़े को पहन रही है। क्यों पहन रही है, उसके क्या इतिहास रहे हैं, उसका क्या सिद्धांत रहा है, इन सब टॉपिक्स पे डिस्कस किया गया है आपके इस टेक्सटाइल में। तो जो टेक्सटाइल वर्ड है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो टेक्सटाइल शब्द है वो कहाँ से लिया गया है। आप इसमें पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाइए कि जो टेक्सटाइल शब्द है ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है, यानी कि लैटिन भाषा से निकला हुआ शब्द है क्या? टेक्सटाइल। टेक्सटाइल शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, आपसे पूछा जाता है। तो वो जो लैटिन भाषा का शब्द है टेक्सटाइल, उसका अर्थ होता है फाइबर से बने क्लॉथ्स, यानी कि रेशे से बने हुए कपड़े। फाइबर से बने हुए जो कपड़े होते हैं वही क्या कहलाते हैं? वस्त्र कहलाते हैं। ये आपका लैटिन भाषा का जो शब्द है टेक्सटाइल, उसका अर्थ बताया गया है। अब रेशे से लेकर के कपड़े बनने के बीच में ढेर सारी प्रक्रिया होती है, जिसमें से नॉर्मल है क्या? बुनाई। अब आप ये सोचेंगे कि जो ये चीज़ें हैं टेक्सटाइल, कपड़े, ये किस प्रकार से इंसान के माइंड में आया। तो उसके इतिहास को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें 4 अवस्थाएं बताई गई हैं वस्त्र को धारण करने के लिए, कि मानव जो है वो अपना वस्त्र किस प्रकार से धारण करना प्रारंभ किया था, उसके इतिहास बताए गए हैं। इतिहास में 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। जो उसमें सबसे पहली अवस्था है वो है नग्न अवस्था। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जो वस्त्र विज्ञान में आप वस्त्रों को धारण करने के लिए क्या इतिहास बताया गया, किस स्टेप को फॉलो करते हैं। तो जिसमें से सबसे पहला है नग्न अवस्था। नग्न अवस्था, दूसरी है शिकार की अवस्था, तीसरी है कृषि की अवस्था, चौथी है सामाजिकता की अवस्था। इन 4 अवस्थाओं में वस्त्रों का क्या है? डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ। जब नग्न अवस्था है, यानी कि प्राचीन समय में जब मानव जाति जो है जंगल में रहा करता था, माइंड का उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, एक जानवरों की भांति वो जंगलों में रहता था आदि मानव की तरह। तो उस समय वो क्या करता था? कपड़े को पहनता नहीं था, वो नग्न अवस्था में हुआ करता था। उस समय जो है वो अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, अगर जंगल में रह रहा है आदि मानव, तो वहाँ पे कीड़े मकोड़े होंगे, मौसम होंगे, ठंडी लग रही होगी, गर्मी लग रही होगी। तो इस प्रकार से वातावरण के समायोजन के साथ ही साथ अपने आप को जीवों से, कीड़ों से बचाने के लिए नग्न अवस्था में जो था आदि मानव, वो अपने शरीर को पत्ते से, छाल से, यानी कि पेड़ों की जो छाल हुआ करती थी, लताएं हुआ करती थी, पत्तियां हुआ करती थी, उन सब चीज़ों से अपने शरीर को क्या करता था? ढकता था। इसके बाद है शिकार की अवस्था। जब आगे डेवलपमेंट हुआ, थोड़ा बहुत उनको जानकारियाँ हुई, तो वो क्या करने लगे? अपने पेट को पालने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, भोजन के लिए वो शिकार को मारा करता था, शिकार करता था। तो जब शिकार को मार करके वो भोजन ग्रहण कर लेता था, उसके इंटरनल पार्ट को खा जाता था, कौन? आदि मानव। तो उसके शरीर के जो क्या हुआ करते थे, ऊपर के खाल हुआ करती थी जानवरों की, उसको क्या करता था? धारण करता था। ठीक है।
शिकार की अवस्था में आदि मानव जानवरों की खाल से अपने शरीर को ढकना प्रारंभ किया। और इसके बाद आती है कृषि की अवस्था। जब आदि मानव खेती के नहीं कर रहा था, उस समय अपने पेट के पालन पोषण के शिकार कर रहा था, दूर दूर तक भ्रमण करता रहता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, थोड़ा उसके माइंड का डेवलपमेंट हुआ कि उसे जो है खेती करनी चाहिए। ढेर सारे पेड़ पौधे से जो उन्हें अनाज प्राप्त हो रहे खाने के लिए, भले वो कच्चा खा रहा था प्रेजेंट टाइम में, उस समय पे जब किसी भी प्रकार का उसे ज्ञान नहीं था तो वो कच्चे फल फूल को खाया करता था, अनाजों को खाया करता था। फिर धीरे धीरे जब उसके माइंड का डेवलपमेंट हुआ तो वो कृषि करना प्रारंभ किया। ठीक है, कृषि करना प्रारंभ किया तो वहाँ से उसे ज्ञान हुआ प्राकृतिक रेशों की प्राप्ति की। फिर प्राकृतिक जो रेशे उन्हें प्राप्त हो रहे थे, फिर जो चिड़िया हुआ करती थी पेड़ पौधे पे अपने घोंसले बनाया करती थी, उन सभी चीज़ों को देख करके, चिड़िया के घोंसले को देख करके मानव के दिमाग में ये बात आई कि वो भी विभिन्न प्रकार के रेशों को आपस में उलझा करके, गूंथ करके क्या कर सकता है, अपने शरीर को ढक सकता है। तो इस प्रकार से कृषि की अवस्था में वो प्राकृतिक रेशों की प्राप्ति के द्वारा अपने शरीर को ढकना प्रारंभ किया। और इसके बाद जब कृषि की अवस्था आई, अगर मानव कहीं पे खेती किया है, इतना माइंड उसका डेवलप हुआ है, तो खेती जहाँ भी वो कर रहा है फिर उसमें ठहराव भी आया। जो जंगलों में वो दर बदर भटक रहा था, वो भटकना बंद करके क्या किया, वो एक जगह पे रहना प्रारंभ करने लगा। किस लिए? अपनी खेती की देखरेख के लिए, जहाँ से उसे अनाज वगैरह प्राप्त हो रहे थे, रेशे प्राप्त हो रहे थे। तो जब ये चौथी अवस्था आती सामाजिकता की अवस्था, तो इसमें क्या हुआ, जब कृषि की अवस्था में लोग जगह जगह पे इकट्ठा होकर के रहने लगे मानव, तो यहाँ पे जो एक जगह पे लोग रह रहे थे उनके कार्यों के आधार पर उनका विभाजन कर दिया गया। जब एक समाज का डेवलपमेंट हुआ ढेर सारे मानवों के द्वारा, तो वहाँ से उनके कार्य के आधार पर उन्हें उन समाज का विभाजन कर दिया गया, उनकी जातियों में उन्हें बांट दिया गया। किस आधार पर जातियों को बांटा गया था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, यानी उनके कार्यों के आधार पर बांटा गया था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप क्या देख रहे होंगे कि कार्यों के आधार पर नहीं, बल्कि एक अगर कार्य करने वाला व्यक्ति जिस भी कैटेगरी में है, पीढ़ी दर पीढ़ी वही जातियां लगाई जा रही हैं। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। वहाँ पे क्या था, जाति कोई मायने नहीं रखती थी। एक ही परिवार में कई जातियों के लोग रहा करते थे। वहाँ पे ऐसा नहीं था कि वो आप उस जाति के हैं, दूसरे जाति के हैं, तीसरी जाति के, ऐसा नहीं था, जाति पाति नहीं था, बल्कि समाज का विभाजन जो हुआ उनके कार्यों के आधार पर हुआ। और उनके कार्यों को ये ध्यान में रखते हुए वस्त्रों को धारण करने की जो तरीके थे उसमें अलगाव आया। तो ये रहा आपका वस्त्र विज्ञान का जो इतिहास और अवस्था रही है प्राचीन समय से बाद तक की अवस्था, यानी कि समाज में आने तक, आदि मानव से समाज तक पहुंचने में ये चार अवस्थाएं आई। इस चार अवस्थाओं के अनुसार उनके वस्त्रों में जो है परिवर्तन देखने को मिला। आई होप ये टॉपिक समझ में आया आप लोग को। इसके बाद वस्त्र विज्ञान के कुछ सिद्धांत दिए गए कि वस्त्र जो है उसके धारण करने के क्या सिद्धांत रहे हैं। तो देखिएगा, वस्त्र विज्ञान के जो सिद्धांत बताए गए वो मुख्य रूप से चार बताए गए। चार अवस्थाएं भी और चार मुख्य रूप से सिद्धांत भी बताए गए हैं। लज्जाशील सिद्धांत, अलज्जाशील या फिर लज्जाहीन सिद्धांत, सुरक्षात्मक सिद्धांत, सजावट या अलंकारिक सिद्धांत, ये चार सिद्धांत बताए गए थे। किसके? वस्त्र विज्ञान के। सिद्धांत को आप याद रखिएगा, अरेंज करने के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर आपसे ये पूछा जाता है कि प्राचीन समय में व्यक्ति जो है सबसे प्रारंभ में किस प्रकार से वस्त्रों को धारण करना प्रारंभ किया था, किस सिद्धांत के आधार पर, और प्रेजेंट टाइम में किस आधार पर कर रहा है। तो देखिएगा, जब शुरू में मानव जो है वो वस्त्र को धारण नहीं कर रहा था, आदि मानव, फिर उसका जब माइंड डेवलपमेंट हुआ उसके माइंड का, तो धीरे धीरे उसमें थोड़ी लज्जा विकसित हुई, लज्जा आई अपने नग्न शरीर को देख करके। तो उस लज्जाशील सिद्धांत के अनुसार बताया गया कि लज्जा बस
वो आदि मानव अपने शरीर को ढकना प्रारंभ किया। इसके बाद अलज्जाशील सिद्धांत। अलज्जाशील सिद्धांत का मतलब है कि कुछ लोग जो है प्राचीन समय में प्रारंभ में लज्जावश वस्त्रों को धारण कर रहे थे, लेकिन इसके तत्पश्चात क्या देखने को मिला कि लोग एक दूसरे को देख करके वस्त्र धारण करने लगे। जिसके अंदर लज्जा नहीं थी वो भी बस एक दूसरे को देखा कि वो जो व्यक्ति है, वो मानव है, उसने वस्त्र को धारण किया है। वही देख करके दूसरे सिद्धांत में भी लोग क्या है, वस्त्रों को धारण करना प्रारंभ कर दिए। इसके बाद है सुरक्षात्मक सिद्धांत, यानी कि अपने शरीर को वातावरण के साथ अनुकूलित करने के लिए, समायोजन के लिए वस्त्र को धारण करना प्रारंभ किया, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए, मौसम से, वातावरण से और कीड़े मकोड़े जानवर आदि से बचाव के लिए। इसके बाद सजावट या अलंकारिक अवस्था। प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे होंगे बॉडी का जो पार्ट है वो भले ही नग्न में आ जाए, लेकिन लोग अपना फैशन करना नहीं छोड़ रहे हैं आधुनिक समय में। तो लोग जो है अपने शरीर को क्यों ढक रहे हैं? सजावट के लिए, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए। हर जगह की अपनी अपनी अलग अलग परंपराएं देखने को मिल रही होंगी। तो जिस प्रकार के उनके वस्त्र हैं, उनके सजावट और उनके अलंकारिता के ऊपर वस्त्रों को धारण करना लोग प्रारंभ कर रहे थे। तो ये हुआ क्या, आपके वस्त्र विज्ञान का जो सिद्धांत बताया गया। आई होप ये भी चारों सिद्धांत आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब ये इतिहास और सिद्धांत को पढ़ने के बाद आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि वस्त्र जो है, वस्त्र विज्ञान है, उसका प्रारंभ किस प्रकार से हुआ। क्योंकि यहाँ पे आपने देख लिया कि पत्ते छाल के बाद जानवरों की खाल और उसके बाद प्राकृतिक रेशों की प्राप्ति हुई। तो प्रेजेंट टाइम में कोई अपनी बॉडी को जो है पेड़ पत्तियों के छाल से नहीं, खाल से नहीं, बल्कि रेशों की प्राप्ति वाले वस्त्रों को प्रेजेंट टाइम में मानव जो है वो धारण कर रहा है। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि जो वस्त्र विज्ञान है, वस्त्र विज्ञान की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या मानी गई है? रेशा या फिर तंतु। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जब भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि वस्त्र की या फिर वस्त्र विज्ञान की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है, तो एग्जाम में आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड दिए जाते हैं। इसलिए आप एग्जाम में हिंदी के साथ ही साथ अपने इंग्लिश वर्ड को भी देख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी में आपको रेशा के साथ साथ तंतु भी देखने को मिलता है। कहीं कहीं पे तंतु का मतलब जो है धागा दिखा दिया गया है, कहीं कहीं पे यार्न के जगह पे आपको तंतु देखने को मिलेगा, लेकिन सूक्ष्मतम इकाई में रेशा लिखा है या फिर तंतु लिखा है, दोनों में से कुछ भी लिखा है। लेकिन इंग्लिश में अगर फाइबर लिखा है तो ही वह क्या होगा, वस्त्र विज्ञान की सूक्ष्मतम इकाई होगी। लेकिन अगर यहाँ इंग्लिश की जगह पर यार्न लिखा है तो वो ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। इसलिए आप लोग इंग्लिश वर्ड को ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। इतना समझ में आया आप लोगों को? तो वस्त्र विज्ञान की सबसे सूक्ष्मतम क्या क्या, रेशा या फिर तंतु। इंग्लिश वर्ड क्या है? एक ही है, क्या है? फाइबर। ठीक है, आगे आप ये देखिएगा कि जो वस्त्र विज्ञान है, उस वस्त्र विज्ञान की संरचना क्या है, किस आधार पे हम पूरे टेक्सटाइल को कवर करते हैं, पढ़ते हैं। इसमें देखिएगा सबसे पहले रेशा बनता है, रेशे से धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है और कपड़े से क्या बनता है? पहनने योग्य कपड़ा बनता है। अब पूरा वस्त्र विज्ञान इसी 4 वर्ड में ही समाहित कर लिया गया है। जितनी मोटी बुक है आपकी, जितना बड़ा सिलेबस है आपका वस्त्र विज्ञान का, लेकिन ये 4 वर्डों में ही समाहित कर लिया गया। एग्जाम में आपको ये सीक्वेंस अरेंज करने के लिए पूछता है, और इसके साथ ही साथ पूछता है कि रेशे से धागा बनाने की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है, धागे से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कपड़े से पहनने योग्य कपड़ा बनाने के लिए क्या प्रक्रिया कहलाती है। देखिएगा, रेशे से धागा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको कताई करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? कताई करनी पड़ती है। फिर धागे से कपड़ा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? बुनाई करनी पड़ती है। कपड़े से पहनने योग्य कपड़ा बनाने के लिए आपको परिसज्जा करनी पड़ती है। परिसज्जा का क्या मतलब हुआ? यानी कि जब आप जो नॉर्मल कपड़ा बुनाई के बाद आपको प्राप्त हुआ है, कच्चा कपड़ा आप लोग देखे होंगे,
जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी सजावट नहीं की, ना रंगाई की गई है, ना ही उसमें कोई कढ़ाई की गई है, ना आपके शरीर के आकार का है, ना ही वो साफ सुथरा, यानी कुछ भी नहीं किया गया है, सिर्फ बुनाई कर दी गई है रेसे को, धागे को उठा करके। तो वो क्या हुआ, कपड़ा है, लेकिन जो उस पर ढेर सारी परिसज्जाएं कर दी जाती है, सजावटें कर दी जाती हैं, तो आपका क्या होगा, वो पहनने योग्य कपड़ा तैयार हो जाता है। इसी परिसज्जा में ही ज़्यादातर आपके एग्जाम से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। इसी में आपका धुलाई है, रंगाई है, छपाई है, कढ़ाई है, ये सारे पॉइंट इसी परिसज्जा के अंतर्गत आते हैं। और इसी में आपके वस्त्रों का रख रखाव भी आ जाता है। संरचना के जस्ट आगे देखिएगा, हम करेंगे रेशों का वर्गीकरण। ये जो रेशा हमने पढ़ा, ये रेशे से हमें पहनने योग्य कपड़े तैयार करने हैं। इसी के बीच में पूरे वस्त्र विज्ञान को कवर करना है हमें। और इसी में सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे जो रेशा है, ये रेशा हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, रेशों का वर्गीकरण करेंगे। तो देखिएगा, रेशों का जब वर्गीकरण करते हैं तो दो आधार पे करते हैं, जिसमें से सबसे पहले है लंबाई के आधार पर, उसके बाद है प्राप्ति के स्रोत के आधार पर। यानी कि जो रेशा है वो छोटा है या बड़ा है, वो यानी कि उसकी लंबाई कितनी है, इसका मापन जो है इंच में हो रहा है या फिर मीटर में हो रहा है। इस आधार पे, लंबाई के आधार पर दिया गया रेशों का वर्गीकरण उसके प्राप्ति के स्रोत के आधार पर बताया गया। यानी कि रेशा आपको कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रहा है, वो वनस्पतियों से प्राप्त हो रहा है, जीव जंतुओं से प्राप्त हो रहा है, खनिज लवणों से प्राप्त हो रहा है, या फिर कुछ केमिकल्स के द्वारा प्राप्त हो रहा है। इन सब के आधार पर वर्गीकरण किया गया। लेकिन सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, लंबाई के आधार पर रेशों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। लंबाई के आधार पर जब रेशों का वर्गीकरण पढ़ते हैं तो ये दो रेशे बताए गए हैं, स्टेपल फाइबर और फिर फिलामेंट फाइबर। फाइबर का मतलब आपने पढ़ा रेशा होता है। आपसे हिंदी में भी कभी कभी पूछा जाता है कि लघु आकार का रेशा और दीर्घ आकार का रेशा, लेकिन ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा स्टेपल फाइबर या फिर स्टेपल रेशा और फिलामेंट फाइबर या फिर फिलामेंट रेशा। ठीक है, जो रेशे छोटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्टेपल फाइबर के नाम से जानते हैं, और जो बड़े रेशे होते हैं उनको फिलामेंट रेशे के नाम से जानते हैं। याद करने के लिए आप लोग ध्यान से समझिएगा, सबसे इन दोनों में छोटा वर्ड कौन सा है, स्टेपल। तो छोटा रेशा कौन सा हो गया, स्टेपल, यानी कि छोटा रेशा। फिलामेंट का वर्ड स्टेपल से बड़ा है, तो फिलामेंट क्या है, ये बड़े रेशों की बात इसमें की जा रही है। अब ये देखिएगा कि इसके अंतर्गत आता कौन सा रेशा है। सबसे पहले देखेंगे कि स्टेपल फाइबर का मापन जो है वो किस में करते हैं, इंच में करते हैं। स्टेपल फाइबर का मापन इंच में करते हैं, वहीं में पर फिलामेंट रेशा जो है फाइबर, उसका मापन हम मीटर में करते हैं। इतना समझ में आया। अब देखिएगा जो स्टेपल फाइबर है, स्टेपल फाइबर में प्राकृतिक जगत के सभी रेशे, अभी आपको प्राप्ति के स्रोत के आधार पर भी बताया जाएगा रेशों का वर्गीकरण, तो उसमें आप देखिए जो भी रेशे हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं, प्रकृति से के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं, वो सभी स्टेपल फाइबर होते हैं, यानी कि छोटे रेशे होते हैं। लेकिन उसी में से एक रेशा है जिसे हम रेशम का रेशा कहते हैं। रेशम का जो रेशा होता है, धागा होता है, इसका मापन मीटर में किया जाता है, यानी कि ये जो रेशम है प्राकृतिक जगत का, ये स्टेपल के अंतर्गत नहीं आता है। ध्यान से समझिएगा, प्राकृतिक जगत के सभी रेशे स्टेपल के अंतर्गत आते हैं, रेशम को छोड़ करके। सभी रेशों का मापन जो है प्राकृतिक जगत के रेशों का इंच में किया जाता है, रेशम को छोड़ करके। रेशम का मापन आप मीटर में करते हैं, क्योंकि रेशम जो लंबाई में बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है, इसलिए स्टेपल फाइबर के अंतर्गत प्राकृतिक जगत के सभी रेशों को रख दिया गया। इसमें कृत्रिम रेशों को नहीं रखा गया है, बल्कि रेशम को ही निकाल दिया गया है। वहीं पे अगर फिलामेंट रेशे की हम बात करें तो इसका मापन आप मीटर में कर रहे हैं, और फिर कृत्रिम जगत के सभी रेशे जितने भी केमिकल्स के द्वारा बनाए जा रहे हैं, या फिर मानवकृत जो रेशा है, यानी कि कुछ कृत्रिम जो केमिकल हैं वो, और फिर उसी में जो प्राकृतिक की लुगदियाँ प्राप्त हो रही हैं, उन सबको मिक्स करके जो रेशे बनाए जा रहे हैं, वो सभी क्या हैं, कृत्रिम जगत के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो कृत्रिम जगत के सभी रेशे फिलामेंट में आते हैं,
और प्राकृतिक जगत का जो रेशम हमने छोड़ दिया था उसका भी मापन फिलामेंट के अंतर्गत किया जाता है, मीटर में किया जाता है। इसलिए कृत्रिम जगत के सभी रेशों के साथ ही साथ रेशम को भी हम फिलामेंट रेशे के अंतर्गत रखते हैं। आई होप ये पॉइंट आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इसमें स्टेपल फाइबर छोटा रेशा, फिलामेंट फाइबर बड़ा रेशा। स्टेपल फाइबर सभी प्राकृतिक रेशे जो हैं, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं, वो छोटे होते हैं रेशम को छोड़ करके। कृत्रिम जगत के सभी रेशे फिलामेंट में आते हैं और इसके साथ ही साथ प्राकृतिक जगत का जो है वो उसमें से हमें जो प्राप्त हो रहा है रेशम, वो भी किस में आता है? फिलामेंट के अंतर्गत आता है। इतना समझ में आया आप लोग को? आगे देखिएगा कि प्राप्ति के स्रोत के आधार पर जब हम रेशों का वर्गीकरण करते हैं, प्राप्ति के स्रोत के आधार पर जब रेशों का वर्गीकरण किया गया, यानी कि प्रकृति से हमें किस प्रकार से रेशा प्राप्त हो रहा है, तो देखिएगा एक है प्राकृतिक जगत का रेशा और दूसरा है कृत्रिम जगत का रेशा। प्राप्त हमें कहाँ कहाँ से रेशा हो रहा है? प्रकृति से भी हो रहा है और फिर कृत्रिम जगत से भी प्राप्त हो रहा है। अब ये देखिएगा आप लोग कि प्राकृतिक जगत के अंतर्गत कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। सबसे पहले हम प्राकृतिक जगत को भी 3 वर्गों में डिवाइड कर दिए हैं। प्राकृतिक में वानस्पतिक रेशा, दूसरा है जांतव यानी कि जंतु जगत से प्राप्त होने वाला रेशा, तीसरा है खनिज रेशा यानी कि वनस्पतियों से प्राप्त रेशा, जंतुओं से प्राप्त रेशा और खनिज जगत से प्राप्त रेशों को हम प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत रखते हैं। इसमें कहीं पे केमिकल्स का प्रयोग किया गया? नहीं किया गया। तो यानी कि ये सब कहाँ से हमें प्राप्त हो रहे हैं? प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं। अब ये देखिएगा जो वानस्पतिक रेशा है इसे सेलुलोजिक रेशा भी कहा जाता है, क्योंकि आप सबको पता है वनस्पतियों में सेलुलोज पाया जाता है, वहीं पे जंतुओं में प्रोटीन पाया जाता है। इसी वजह से वानस्पतिक रेशे को सेलुलोजिक रेशा और जंतु जगत या जांतव रेशों को प्रोटीन रेशे के नाम से भी जाना जाता है। आपसे एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जा सकता है या फिर से कुछ सेलुलोजिक रेशों के नाम पूछे जा सकते हैं, कुछ प्रोटीन जगत से प्राप्त होने वाले रेशों के नाम पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप लोग वानस्पतिक और सेलुलोजिक दोनों याद रखिएगा, जंतु जगत या जांतव इसके साथ साथ प्रोटीन रेशे के नाम को भी याद रखिएगा। और तीसरा क्या था आपका? खनिज रेशा। अब ये देखिएगा कि वनस्पतियों से जो हमें पेड़ पौधों से रेशे प्राप्त हो रहे हैं उनके भी पार्ट के आधार पे, जो वनस्पतियां हैं उनके भी कई पार्ट है। क्या क्या है? बीज है, तना है, पत्ती है। इस आधार पे भी इसका वर्गीकरण कर दिया गया। किसका? वनस्पतियों का, यानी कि जो सेलुलोजिक जगत से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बीज से प्राप्त होने वाले रेशे कौन कौन से होते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तने से प्राप्त होने वाले रेशे पूछे जाते हैं, पत्तियों से प्राप्त होने वाले रेशे पूछे जा सकते हैं, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि कपास किस प्रकार का रेशा है, लिनन किस प्रकार का रेशा है, पिना और सीसल किस प्रकार का रेशा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपको उलट फेर करके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए आपको इस वर्गीकरण को ध्यान से समझना है। पूरे टेक्सटाइल का ये बेस होता है क्या? रेशा, फाइबर। इसलिए इसके जो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन बताए गए हैं उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बीज से प्राप्त होने वाले जो रेशे हैं वो एक कपास और कापोक, दोनों के नाम किससे है? क से। कपास, कापोक। बीज से प्राप्त होने वाले रेशे कपास और कापोक किस प्रकार से याद रखिए। तने से प्राप्त होने वाले जो रेशे हैं वो लिनन है, जूट है, हेम्प है, रेमी। पत्ती से प्राप्त होने वाले पिना और सीसल। इसलिए आप लोग एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, आपके लिए वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले जो रेशे हैं आसान भाषा में अगर आप याद रखें, कपास कापोक एक नहीं है, क्या है? दो अलग अलग हैं। कपास और कापोक किससे प्राप्त हो गए? बीज से प्राप्त हो गए। पिना और सीसल पत्ती से प्राप्त हो गए। इसके अलावा जितना भी बचता है वनस्पतियों का वो सभी तने से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। जंतुओं यानी कि प्रोटीन जगत से प्राप्त होने वाले जो रेशे हैं वो मुख्य रूप से दो होते हैं, ऊन होता है और फिर रेशम होता है। आपको ये एक एक रेशे पे एक एक अलग से क्लास बनाई जाएगी जिसमें आपसे इन सभी बिंदुओं पर पूछे जाने वाले सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को बताया जाएगा।
कपास के बारे में डिटेल्स अध्ययन करना है आपको, लिनन के बारे में, जूट के बारे में, ऊन, रेशम, इन सभी के बारे में डिटेल्स में बताया जाएगा कि इसमें से कहाँ कहाँ से आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। ऊन और रेशम के बाद देखिएगा खनिज लवण से प्राप्त होने वाले जो रेशे हैं उसमें सोना, चांदी और फिर एस्बेस्टस। सोने के वस्त्र आप देखे होंगे, वस्त्रों पर सोने की जो जरी वर्क है उसमें कढ़ाइयाँ की गई हैं, चांदी से वर्क किया गया है। एस्बेस्टस जो है, एस्बेस्टस धातु से जो बना वस्त्र होता है इसे अग्निरोधक रेशा के नाम से भी जाना जाता है। अग्निरोधक रेशा कौन सा होता है? एस्बेस्टस होता है। खनिज जगत से प्राप्त होने वाले रेशे में से सोना, चांदी, एस्बेस्टस होता है। अगर आप इसको रट लेते हैं तो एग्जाम में किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब इतना समझ में आया आप लोगों को कि प्राकृतिक जगत के रेशों को 3 वर्गों में बांटा गया, फिर उसमें से वनस्पतियों को भी 3 वर्गों में बांट दिया गया, बाकी जंतुओं में 2 है और खनिज में ये 3 है। इतना समझ में आया। फिर है आपका कृत्रिम जगत से प्राप्त होने वाला रेशा, यानी कि जो कृत्रिम रूप से बनाया जा रहा है। इसे भी 2 वर्गों में बांटा गया, पहला है मानवकृत रेशा और दूसरा है संश्लेषित या फिर रासायनिक रेशा। मानवकृत रेशे का मतलब होता है जिसमें प्रकृति से प्राप्त होने वाले रेशों के कुछ वेस्ट मटेरियल जो बचे होते हैं और इसके साथ ही साथ केमिकल्स का प्रयोग भी कर लिया जाता है, संश्लेषित रूप से भी तैयार कर लिया जाता है। इसलिए जो दोनों को मिक्स रूप में बनाता है वो मानवकृत रेशा होता है। वहीं पे कृत्रिम जगत का जो संश्लेषित या फिर रासायनिक रेशा है इसमें सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स का प्रयोग करके ही रेशों की उत्पत्ति या फिर रेशों की प्राप्ति की जाती है। ये समझ में आया दोनों वर्ड? ये नाम के आधार पे आप ऑप्शन में से सिलेक्ट कर लेंगे जब आपको इसके एग्जाम्पल याद रहेंगे कि कौन सा मानवकृत रेशा है और कौन सा संश्लेषित या फिर रासायनिक रेशा है। अब ये देखिएगा, सबसे पहले मानवकृत रेशों का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो आपसे एग्जाम में पूछा गया मानवकृत रेशे कौन कौन से होते हैं। उसमें सबसे पहला है रेयान, नाइट्रोसेल्यूलोज, कुप्रामोनियम और फिर विस्कस। ये 4 रेशे हैं कौन से मानवकृत रेशे के अंतर्गत आते हैं। आपसे ये भी पूछा गया कि मानवकृत रेशे कौन कौन से होते हैं, आपने ये देखा। आपसे अलग से पूछा जाता है कि रेयान के रेशों की खोज किसने की, नाइट्रोसेल्यूलोज की खोज किसने की, कुप्रामोनियम की खोज करने वाले और विस्कस की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक है उनका भी नाम आपको यहाँ पे लिखा गया है, देख लीजिए और इसको ध्यान से नोट कर लीजिए आप लोग। रेयान का खोज करने वाले जो साइंटिस्ट है उनका नाम है काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट। नाम इनका हार्ड है इसलिए लिख लीजिए आप लोग, काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट। नाइट्रोसेल्यूलोज के जॉर्ज एडमर्स, कुप्रामोनियम के LH दे स्पीसीज, विस्कस के बेबर क्रॉस और मेडल। ये चारों रेशों के जो खोज करने वाले व्यक्ति हैं इनका नाम पूछा जाता है और ये चारों लोग के नाम यहाँ पे आपको लिख करके बताए गए हैं। आगे आप देखिएगा संश्लेषित या फिर रासायनिक जो रेशे होते हैं ये कौन कौन से होते हैं जो केमिकल्स के द्वारा बनाए जाते हैं, जिसमें से नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, एक्रिलिक है। इस प्रकार से जो रेशे सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स के द्वारा बनाए जाते हैं वो सभी कौन से रेशे होते हैं, संश्लेषित या फिर रासायनिक रेशे होते हैं। आई होप ये रेशों की प्राप्ति के स्रोत के आधार पर इनके क्लासिफिकेशंस को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। एक एक पॉइंट टू पॉइंट इसको नोट करिए, कहीं पर भी किसी भी पॉइंट को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये सारे पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खास करके टीएसटी पीएचडी के एग्जाम में बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं आता है नेट जेआरएफ के कंपैरिजन में। वहाँ पे जो टीएसटी पीएचडी में यही सारे क्वेश्चंस, यही से छोटे छोटे पॉइंट ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आपको रेशे के जो वर्गीकरण है और वस्त्र विज्ञान के इतिहास, सिद्धांत, इनकी संरचना, सूक्ष्मतम इकाई, इनका क्लासिफिकेशंस, इन सभी के बारे में डिटेल्स में अध्ययन कर लिया है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा और अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही साथ और भी जो आपकी ब्रांचेस हैं उनको पढ़ने के लिए आप ज्योति एकेडमी प्लेटफॉर्म को सर्च करिएगा, चैनल को जाके विजिट करिएगा और वहाँ पे सर्च करके देख लीजिएगा। सभी जो वर्ग है आपके ब्रांच है उन सभी की क्लासेस अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके प्रोवाइड की गई है, वहाँ से आप क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।